कि इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल का नामकरण। ये हमारी यूनिट 2 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के यही डाउट होते हैं कि हमसे एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछेगा, हमें एग्जाम में प्रश्न को कैसे लिखना है और परीक्षा में कितने अंक आएगा। तो ये आप सभी का क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने थंबनेल पे देखा है 8 + 5 = 13 मार्क्स। ये जो 13 मार्क्स का क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, 8 नंबर का एक लॉन्ग प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में से जो ये टॉपिक है ना, इसी में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे मिला के 13 मार्क्स का होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सब कुछ बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन में कैसे क्या कुछ लर्न करना है, कितना पढ़ना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, वो टॉपिक पढ़ने के बाद बताऊंगा, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं आदिकाल का नामकरण। यहाँ पे भूमिका देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नामकरण क्या होता है। नामकरण क्या होता है, जब भी हमारे जो घर में एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का जो पैदा होने के बाद हम अपने घर में पंडित वगैरह को बुलाते हैं, उसका नामकरण करवाते हैं। ऐसे ही इतिहास के अंदर जो भी विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने ग्रंथों के लिखने के माध्यम से जो आदिकाल का जो नामकरण अलग अलग नामों से किया है, वो देखते हैं किन किन नामों से किया है। यही सब कुछ पढ़ना है। इसके ऊपर नामकरण कैसे हुआ, कैसे किसने क्या कुछ कहा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक का काल आदिकाल कहा गया है। आदिकाल के नामकरण और सीमा का निर्धारण को लेकर विद्वान आज भी एक मत नहीं है। जैसे इसका नामकरण और जो सीमा का जो निर्धारण किया है, आज भी इसका कोई मत नहीं है। सामान्यतः किसी काल का नामकरण 2 आधारों पर किया जाता है, जैसे प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर, नंबर 2 विशिष्ट व्यक्ति के कर्तृत्व के आधार पर। नंबर 1 जैसे कि साहित्य की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है। नंबर 2 जैसे किसी विशिष्ट व्यक्तित्व, जैसे कि कोई व्यक्ति, जो कोई भी इतिहासकार होता है, उसने क्या ग्रंथ लिखा है, क्या कुछ उसके अंदर बताया है, इस प्रकार से कर सकते हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के नामकरण का प्रश्न है, उसे प्रारंभिक काल, आदिकाल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध समिति युग, चारण काल आदि नामों से जाना जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इतिहास के अंदर जो हमारा जो आदिकाल है, इसको बीजवपन काल, जो ये नाम दे रखे ना, इन नामों से जाना गया है। आगे पढ़ते हैं कि इन नामों को किसने क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले जो इतिहासकार हुए मिश्र बंधु आए हैं यहाँ पर जो नाम देने वाले। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के बारे में बताया है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर बाद में वीडियो में नहीं बोला जाएगा कि आप सब्सक्राइब करो। कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये जो 3 भाई थे, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम का ग्रंथ लिखा है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने इस काल को क्या नाम दिया, इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया। उन्होंने इस काल को आरंभिक काल नाम देते हुए इस काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ, इन्होंने आरंभिक काल नाम देके इसका प्रारंभ मान लिया है, इसकी शुरुआत मान ली। लेकिन जो भी कुछ आलोचक थे, इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ तो बहुत पहले से हो चुका था, जिस कारण इस नामकरण को नकार दिया गया। बाद में कुछ बदलाव के साथ यही नाम आदिकाल में प्रकट हुआ और जो इनने जो आरंभिक काल नाम दिया था वो नहीं माना गया, इसका नाम आदिकाल ही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगले जो इतिहासकार आए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने इसको चारण काल का नाम दिया है, और किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। जो इन्होंने जो चारण काल नाम दिया था ये भी अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो पीछे 643 ईस्वी पीछे गए हैं, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का उल्लेख नहीं कर सके। जैसे जो चारण प्रवृत्ति का इन्होंने उस समय पे कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इसका भी नामकरण चारण काल उपयुक्त नहीं है। आगे चलते हैं। जो आगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए हैं, इन्होंने इस काल का नाम दिया वीरगाथा काल। इन्होंने जो अपने ग्रंथ प्रकाशित किए थे 1939 के अंदर
प्रकाशित किया था हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके जो उस काल के जो 12 ग्रंथ रहे हैं, उस काल के अंदर 12 ग्रंथ कौन से थे, जैसे जो ये रासो हो गए, ठीक है। रासो काव्य का एक अगला ही टॉपिक है, अगला नहीं 5वां टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे तब क्या होता है उसमें बताऊंगा रासो। जैसे जो भी ये रासो हुए हैं कि ये जो भी कोई राजा महाराजा हुआ है, जैसे किसी की वीर गति के लिए रासो लिखा गया है, जैसे यहाँ पर जो बहुत सारे रासो लिखे गए हैं, विजयपाल रासो हो गए, हमीर रासो हो गए, बिसल देव रासो हो गई, खुमान रासो हो गए। और यहाँ पे इनकी जो विक्रमी संवत का समय दे रखा है, विक्रमी संवत का मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि विक्रमी संवत और जो सन है हमारी ईस्वी, इसके अंदर 57 वर्षों का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ऐसे जो रासो हैं वो लिखे गए हैं यहाँ पे, जैसे खुसरो की पहेलियाँ लिखी गई है अमीर खुसरो द्वारा, यहाँ पे संदेश रासक लिखा गया अब्दुल रहमान के द्वारा। तो ऐसे इस काल में जो 12 ग्रंथ हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथ में वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल नाम रख दिया। इन्होंने जो यहाँ पे ग्रंथ थी इनके अंदर वीरताओं के बारे में बताया गया था, इस कारण इसका नाम वीर गाथा काल नाम रख दिया। परंतु नवीन शोध कुछ नई रिसर्च हुई थी, नई शोधों के अनुसार उसकी यह धारणा खरी नहीं उतर सकी कि इस काल में सभी प्रवृत्तियां कम या ज़्यादा रूप से विद्यमान थी। इसे वीरता की प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल नाम देना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नाम दिया महापंडित जो राहुल शंकर त्यान है, इन्होंने सिद्ध सामंत काल दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर इस काल में सिद्धों और नाथों द्वारा लिखित साहित्य प्राप्त होता है, ठीक है। जो सिद्ध और नाथ होते हैं उनके द्वारा लिखित साहित्य प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1-2 पॉइंट। जैसे सिद्ध कौन होते हैं, जो सिद्ध वो होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को। नाथ कौन होते हैं, नाथ वो होते हैं जो शिव की पूजा करते हैं, किसकी, शिव की पूजा करते हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाए तो सिद्धों की संख्या थी वो 84 थी, और नाथों की संख्या थी, नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या 9 है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे परंतु जबकि सामंत रचना प्रेरक थे, परंतु इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल स्वीकार करने से उस काल की समुच्ची प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों और रचनाओं की भी उपेक्षा करता है, जैसे नाथपंथी हो गए, हठपंथी हो गए, खुसरो आदि की काव्य प्रकृतियां का नाम दिया। उनका इस नाम में समावेश नहीं हुआ, इस प्रकार इसको भी सिद्ध सामंत काल नाम कहना उचित नहीं है। आगे देखिएगा जो बीज वपन काल का नाम दिया डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पे बीज वपन का अर्थ है कि बीज का बोना। उनके अनुसार हिंदी साहित्य का बीज इस काल में बोया गया, परंतु साहित्य प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं थी। इस नाम से यह आभास होता है कि उस समय साहित्य प्रवृत्तियां शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है, साहित्य उस युग में प्रौढ़ता को प्राप्त था, अतः यह नाम उचित नहीं है। यहाँ पे शैशव का मतलब हो गया शिशु। यहाँ पे जैसे बीज वपन का नाम दिया गया ना कि बीज का बोना, और जो ये शैशव का मतलब होता है जब बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो शिशु होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही स्थिति समझो जब हिंदी साहित्य आदि काल था, तो जैसे एक बच्चा होता है ना उस हिसाब से था, और यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। ये जो बता रहे ना कि शैशव में था, ये शैशव में नहीं था, उस युग में प्रौढ़ता को प्राप्त था। यहाँ पे जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा होने के बाद वो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद वो किशोर अवस्था में जाता है, और किशोर के बाद जो अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था, यानी कि 12 से 14 साल के बीच को हम किशोर अवस्था बोल सकते हैं, और 14 से 18 के बीच की जो हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। तो उस समय पर इतिहास इस स्थिति में था, तो इस हिसाब से ये नाम देना भी उचित नहीं रहा। इसके बाद जो अगले जो इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, इन्होंने संधि एवं चारण काल का नाम दिया। इन्होंने जो इतिहास लिखा था वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास की समस्त सामग्री को 2 भागों में बांटा, जैसे संधि एवं चारण काल नाम दिया। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है, और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। तो इसके अंदर यही है ना, जो ये संधि और चारण काल नाम इसी प्रकार से दिया कि एक भाषा की ओर संकेत करता है, चारण काल एक वर्ग विशेष की ओर बात करता है। इस नामकरण में यह भी त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं माना गया, किसी जाति विशेष के नाम पर उस काल का नाम रखना उचित नहीं है। यहाँ पर एक जो जाति विशेष पर नाम रखा गया ये उचित नहीं है,
तो आगे चलते हैं। आगे जो वीरकाल का नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नाम वीरकाल दिया है। यह नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतरण मात्र है। जैसे शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था तो इसी का रूपांतरण करके इन्होंने वीरकाल कह दिया। किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है। इन्होंने कोई भी नया तथ्य नहीं प्रस्तुत किया कि इसमें ये है और इस हिसाब से इसको ये नाम दे दिया गया। आगे जैसे प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसको प्रारंभिक काल नाम दिया और इन्होंने जो वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा आए थे, इन्होंने इसका संक्रमण काल का नाम दिया। संक्रमण काल इसलिए नाम दिया क्योंकि ये दो भाषाओं के अंदर है एवं साहित्य के मिलने के कारण संक्रमण काल का परंतु यह नाम उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रारंभिक काल तो आदि काल के समीप ही है। अब हमें केवल हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है, अतः इसे संक्रमण काल भी कहना उचित नहीं है। आगे चलते हैं। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए थे, इन्होंने विभिन्न आचार्यों के विभिन्न नामकरणों पर विचार करने के बाद इस काल में किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के अभाव से इसका नाम आदिकाल रखा है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ न होकर परंपरा का सूचक है। तो वही है, कुल मिला के इसके अंदर बहुत सारे जो इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने अपना अलग अलग नाम दिया, कुछ अलग अलग मत प्रवेश किए, बट जो भी इन्होंने जो शोध जैसे भी तथ्य दिए हैं उस हिसाब से इसको जो आदिकाल के नाम दिए हैं वो और सूट नहीं बैठता। यहाँ पे सिर्फ आदिकाल ही नाम देना उचित होता है। तो यही है, अब हम आ गए हैं अपने निष्कर्ष की ओर। जैसे मैंने आपको बता दिया है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आदिकाल के नामकरण व काल विभाजन काफी प्राचीन है। इसके नामकरण में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे आदिकाल नाम दिया गया है। आदिकाल के उपलब्ध साहित्य के आधार पर इस काल में किसी विशिष्ट साहित्य प्रवृत्ति तथा किसी विशिष्ट व्यक्ति कर्तृत्व के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए हम आदिकाल ही नाम देना मुझे समझते हैं। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भूमिका में मैंने आपको बताया था कि इतिहास के अंदर जैसे जो आदिकाल है इसका नाम हम इतिहास की साहित्य प्रवृत्ति के ऊपर रख सकते हैं, और जो किसी विशिष्ट कर्तृत्व मतलब जो कोई व्यक्ति होता है, जब भी कोई भी इतिहासकार हुआ है जो जैसी रचना करता है उसके आधार पर रखते हैं। पर इसमें कोई विशिष्ट रचना ही नहीं थी जिससे इसका कोई और नाम रखा हो जाए, तो अंत में जो इसका नाम आदिकाल रखा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। तो आगे ऊपर चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने अब आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि आदिकाल के नामकरण एवं पृष्ठभूमि का वर्णन करें, या फिर आपको पूछ लेगा कि आदिकाल की समस्या का वर्णन करें, या आपको एक पॉइंट दे देगा कि वीरगाथा काल जिसने कहा है उसके बारे में वर्णन करें। ऐसे छोटा क्वेश्चन में भी पूछ लेता वीरगाथा काल, या आपको ऐसे घुमा देगा कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का है, मिश्र बंधु ने इसको आरंभिक काल कहा है, इसका वर्णन करें। या आदिकाल की समस्या का वर्णन करें, जिसमें नामकरण भी पूछ सकता है कि भाई आदिकाल का नामकरण कैसे पढ़ा। तो वो पर्सन आपसे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ही नहीं, आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर भूमिका बनानी है। भूमिका जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है, इस प्रकार से आपको छोटी सी भूमिका लिखनी है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो इसके अंदर कम से कम हमें 8 पॉइंट तो लिखने ही है। जैसे जो इतिहासकार हुए हैं ना, 8 इतिहासकार, इनके पॉइंट लिख देना है। जैसे मिश्र बंधु है, इसके अंदर मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि इसके ग्रंथ का नाम, रचना, उसको लिखने के बाद बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है कि आपको लिख देना है कि इसका नाम इन्होंने आरंभिक काल दिया है, बस, और ख़त्म कर देना। और 1-2 लाइन ऐड करो तो लिख देना, क्योंकि जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो हमारे को टाइम बचाना होता है, पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सेम है, इसके जो ग्रंथ का नाम, रचना करने वाला का नाम, समय सीमा लिख देना, और लास्ट में ये लिख सकते हो कि जो नामकरण है उपयुक्त नहीं है। ऐसे करके जो सभी, हाँ, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देना। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रंथ दे दिए, रासो दे दिए, तो यहाँ पर 12 ग्रंथ लिख के तो नीचे लिख देना इनमें से निम्न कुछ जो मुख्य हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इसमें 4-5 ग्रंथ लिख देना जो है रासो के नाम, बस।
आगे और ज़्यादा मत लिखना। इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको लास्ट में ये जो निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष को आपको बना देना है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉलेज स्टडी टिप्स, इसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।